आवश्यक हो गई है। बस यह जानने की जरूरत है कि साफ सफाई करने के दौरान आप किन बातों के प्रति विशेष तौर पर सजग रहें। आइए इसे बिंदुवार समझ लें। हाथ को अच्छी तरह से साबुन पानी या हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक धोएं या अल्कोहल सैनिटाइजर से साफ करें। होटल या किसी कार्यालय में जाएं तो वहां उपलब्ध हैंड वॉशिंग प्रोटोकॉल के अनुसार अपने हाथों को साफ करें। कोरोना संक्रमित या कोरोना संदिग्ध व्यक्ति या खांस छींक रहे व्यक्ति से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। भीड़ भाड़ में मास्क लगाए रखें या मुंह नाक को ढक कर रखें। यदि घर में कोरोना संक्रमित व्यक्ति क्वारंटाइन में है तो उसके व्यक्तिगत उपयोग की चीजों जैसे बर्तन, ग्लास, कप, तौलिया, बिस्तर का इस्तेमाल न करें। फर्श और अन्य सतहों को घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। शौचालय को भी घर में रोजाना प्रयोग किए जाने वाले ब्लीच घोल या फिनाइल से साफ करते रहें। ऑनलाइन सामान मंगाने पर डिलीवरी करने वाले व्यक्ति नियमित आने वाले घरेलू सामान जैसे दूध, अखबार इत्यादि के लिए सुरक्षात्मक तरीके अपनाएं। बस, ट्रेन, ऑटो, टैक्सी, दुकान के काउंटर के संपर्क में आने पर भी एहतियात बरतें। जनहित में जारी राज्य स्वास्थ्य समिति बिहार। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें टोल फ्री नंबर 104। आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं जिसका टाइटल है तितलियों का कमाल, और देखते हैं कि तितलियों ने क्या कमाल मचाया है। कभी कभी किसी बड़े बदलाव के लिए एक छोटी पहल ही काफी होती है। ठीक वैसी ही जैसी इस कहानी की नायिका ने की। ये तितलियां कहाँ चली गई है? माँ को भी महीने में तीसरी बार दमे का अटैक आया है। सब गलत हो रहा है। ओह, तो माँ के दमे का कारण एयर पोल्यूशन है। हो सकता है तितलियों के वापस आने से माँ का दमा ठीक हो जाए। इस पर रिसर्च करनी होगी। आइडिया, माँ और तितलियों के लिए ऑर्गेनिक गार्डन। हाँ, तुम्हारे बगीचे की सब्जियों के स्वाद से मेरे होटल के ग्राहक बढ़ गए। बहुत खूब लड़कियों। हमारा अंदाजा सही था। तितलियां वापस आ गई और माँ भी स्वस्थ हो गई। अब हम बनाएंगे एक इको क्लब और इससे आए हुए पैसों से सीड बॉल्स खरीदेंगे और सब जगह डालेंगे। हमारी मेहनत ने पूरे गांव को हरा भरा कर दिया। अब कचरे की सफाई के लिए अगला मिशन है बायोगैस प्लांट। इसके लिए फंड हम अपने बीज बैंक के बिजनेस से जुटाएंगे। लेकिन कुछ दिन बाद मैं चाहती हूँ कि आप ये काम पूरे डिस्ट्रिक्ट के लिए कीजिए। ये रहा कॉन्ट्रैक्ट। उस दिन के बाद इस हरे भरे शहर का नाम ही तितलीपुर पड़ गया। द बटरफ्लाई इफेक्ट 5 दिन का प्रोजेक्ट है। आप इसे 4-4 के समूहों में जाकर पूरा करेंगे। पहला दिन, क्षेत्र शोध। नर्सरी व्यवसायियों से मिले, उनसे उनके कौशलों के बारे में पूछे, उनका काम कैसा होता है, पौधों की जानकारी, व्यापार की जानकारी, वे किस मौसम में क्या क्या उगाते हैं आदि। नोट्स बनाना और फोटोज लेना ना भूले। दूसरा दिन, नर्सरी में जाकर रिसर्च। नर्सरी चलाने वालों से जाकर पूछे कि वे क्या उगाते हैं, क्या वे जैविक खाद का प्रयोग करते हैं और क्या उन्हें लगता है कि जैविक प्रक्रिया से उन्हें फायदा होगा। तीसरा दिन, बाजार में जाकर शोध। उन दुकानों में जाइए जहां पौधे बिकते हैं। वहां जो जो पौधे बिक रहे हो उनकी सूची बनाइए। देखिए कि पौधों को प्लास्टिक की पन्नी में बेचा जा रहा है या किसी और में। और हाँ, फोटोज खींचना ना भूलें। चौथा दिन, आप अपने समूहों के साथ सोचें कि क्या कुछ और शोध करना जरूरी है, और अगर है तो वहां जाइए। आप ग्राहकों से मिलिए, उनसे पूछिए वे क्या सुधार पसंद करेंगे, किस भाव पर खरीदना पसंद करेंगे इत्यादि। 5वां दिन, अपनी व्यापार की योजना लिखिए। सब साथ मिलकर अपना रिसर्च प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और उसे चेक करने के लिए अपने शिक्षक को दें। ये करने के बाद दूसरी कहानी देखिए, पढ़िए और सीखिए
क्योंकि युवा उद्यमी कभी रुकते नहीं हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बहुपद। तो आज की इस वीडियो में हम बहुपद का पार्ट 1 पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पार्ट 1 में कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे हम। भूमिका, बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। तो चलिए देखते हैं कुछ परिभाषाएं। बहुपद की घात। बहुपद की घात क्या होती है? चर x के बहुपद px में x की उच्चतम घात बहुपद px की घात कहलाती है। एक उदाहरण देखते हैं। यह है एक बहुपद, इसमें पहले पद की घात है 2, दूसरे पद की घात है 3, तीसरे पद में x पर कोई घात नहीं है यानी कि 1, तथा चौथे पद में घात है 5। अगर हम इस घात को बढ़ते हुए क्रम में लिखें तो 1, 2, 3 तथा 5, यानी इन सभी संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या 5 है, यानी इस बहुपद की घात है 5। चलिए दूसरी परिभाषा देखते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद किसे कहते हैं? घात 1 के बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। उदाहरण देखिए। 2x जमा 1 घटा 4x जमा 6, 2 घटे में 3x, 2/3x माइनस का 1। तो आप देख सकते हैं इन सभी में x की घात 1 है, यानी ये सारे रैखिक बहुपद के उदाहरण हैं। अगला देखते हैं द्विघात बहुपद। घात 2 के बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं। उदाहरण x का वर्ग जमा 2x जमा 1। यहाँ आप देख सकते हैं पहले पद में घात 2 है, दूसरे पद में घात 1 है और तीसरे पद में घात 0 है, यानी सबसे बड़ी घात है 2। तो इस बहुपद की घात 2 है, इसीलिए हम इसको द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी प्रकार घटा 4x जमा 6 माइनस 2x का वर्ग एक द्विघात बहुपद है। इसी प्रकार 3x का वर्ग घटा 2 घटा 3x एक द्विघात बहुपद है। अब देखते हैं px का x बराबर k पर मान से क्या अर्थ है। यदि px x में कोई बहुपद है और k कोई वास्तविक संख्या है, तो px में x को k से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त वास्तविक संख्या px का x बराबर k पर मान कहलाती है और इसे हम pk से निरूपित करते हैं, यानी px एक बहुपद है और अगर मैं px में हर एक x की जगह पर k को प्रतिस्थापित करूं तो जो मान आएगा उसको हम कहते हैं px का x बराबर k पर मान और इसको हम pk से निरूपित करते हैं। बहुपद px का शून्यक। ऊपर वाले परिभाषा में अगर pk का मान 0 आ जाए तब वास्तविक संख्या k बहुपद px का शून्यक कहलाती है। बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अभी हमने बहुपद के शून्य की परिभाषा देखी है, तो अब हम देखते हैं कि एक बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो ज्यामितीय अर्थ जानने के लिए पहले हमें उस बहुपद का ग्राफ बनाना होगा। तो जैसे इस चित्र में ग्राफ y बराबर 2x जमा 3 का है, यानी जो बहुपद है वो x में है, इसीलिए इस बहुपद का वक्र x एक्सिस को यानी x अक्ष को जहां पर कट करेगी वो उसका शून्यक होगा। यानी इस बिंदु पर यह वक्र x एक्सिस को कट करती है, तो यहाँ के निर्देशांक है -3/2, 0। तो इसमें जो x का निर्देशांक है वह इस बहुपद का शून्यक कहलाएगा। यानी इस बहुपद का एकमात्र शून्यक है -3/2।
और क्योंकि ये लाइन सिर्फ एक जगह पर एक्स एक्सिस को काट रही है, इसीलिए सिर्फ एक शून्यक है। चलिए अगला ग्राफ देखते हैं। इसमें भी बहुपद x में है, तो अब हम देखेंगे कि ये जो वक्र है वो x अक्ष को कहां पर कट करती है। तो आप देख सकते हैं ये वक्र x एक्सिस को दो जगहों पर कट करती है, यानी इसके दो शून्यक होंगे। अब वो बिंदु कौन से हैं? तो ये दोनों बिंदु हैं जिसके निर्देशांक है -1,0 और x का मान है -1, यानी एक शून्यक तो इसका हो गया -1। दूसरे शून्यक की बात करें तो दूसरी बिंदु के निर्देशांक है 4,0, जिसमें x के निर्देशांक है 4, यानी दूसरा शून्यक है 4। तो -1 और 4 इस बहुपद के शून्यक हैं। चलिए तीसरा ग्राफ देखते हैं। अब इसमें आप देख सकते हैं जो वक्र है वो x अक्ष को कहीं पर भी नहीं काटती है, इसीलिए इसका कोई भी शून्यक नहीं है। आशा है आपको बने हुए ग्राफ में से शून्यकों की संख्या तथा शून्यक का मान निकालना समझ आ गया होगा। इस वीडियो में हमने सीखा बहुपद के शून्यकों का ज्यामितीय अर्थ। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध। नमस्कार दोस्तों, आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का 5वां और आखिरी भाग करेंगे। तो चलिए जानते हैं कि इस भाग में हम क्या जानने वाले हैं। इस भाग में हम बात करेंगे रेडॉक्स अभिक्रियाओं की। जैसा कि हमने इससे पहले वाले पार्ट में जाना था कि जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं वो 5 तरह की होती हैं। अगर आपको याद हो तो उसमें जो 5वीं अभिक्रिया थी वो थी अपचयन एवं उपचयन। दरअसल रेडॉक्स अभिक्रियाएं वो अभिक्रियाएं होती हैं जिसमें अपचयन और उपचयन एक ही समय पर होता है। चलिए इसका उदाहरण देख लेते हैं, जिससे कि बात थोड़ी और अच्छे से समझ आ जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रियाएं के 2 भाग होते हैं, एक होता है उपचयन और दूसरा होता है अपचयन। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम बात करते हैं कॉपर ऑक्साइड की। कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन गैस के साथ अभिक्रिया करता है तो उससे हमें कॉपर मिलता है और उसके साथ साथ हमें वाटर मिलता है। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हम कॉपर की बात करें तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो ये अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो ये उपचयन हुआ। यहाँ पर अगर हम बात करें अपचयन की तो अपचयन की अभिक्रिया होगी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर का बनना। वहीं उपचयन की बात करें तो उपचयन अभिक्रिया होगी हाइड्रोजन गैस का वाटर में बदलना। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं में दोनों अभिक्रिया एक ही समय पे होती है। चलिए कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। जिंक ऑक्साइड जब कार्बन के साथ अभिक्रिया करता है तो इससे हमें मिलता है जिंक और कॉपर मोनोऑक्साइड। यहाँ पर अगर आप देखें तो जिंक से ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जिंक का अपचयन हुआ है। वहीं कार्बन की बात करें तो उसमें ऑक्सीजन जुड़ गई है, तो हम कहेंगे कि कार्बन का उपचयन हुआ है। दूसरा उदाहरण है जहाँ पर MnO2 और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की अभिक्रिया हुई है। वहाँ पर जो मैग्नीज है उसमें क्लोरीन जुड़ा है और ऑक्सीजन अलग हो गया है, तो मैग्नीज का अपचयन हुआ है। वहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों का ही उपचयन हुआ है।
चलिए अब बात करते हैं कुछ दैनिक जीवन में रेडॉक्स अभिक्रिया की। हमारे आसपास बहुत सी ऐसी अभिक्रियाएं हैं जो रेडॉक्स होती हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए देखें तो आयरन में जंग लगना, या फिर आपने देखा होगा कि जब हम सेब को काट कर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके ऊपर एक भूरे रंग की परत आ जाती है। ये भी एक रेडॉक्स अभिक्रिया ही है। हम सांस लेने की बात करें या फिर पौधों का प्रकाश संश्लेषण, ये भी रेडॉक्स के ही उदाहरण हैं। अगर हम रेडॉक्स से जुड़े हुए उद्योगों की बात करें तो दवाइयाँ बनाने के लिए या फिर कई सारे उद्योगों में, यहाँ तक कि धातुकर्मीय क्षेत्रों में और कृषि में भी रेडॉक्स का बहुत इस्तेमाल किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि रेडॉक्स अभिक्रियाएं हमारे लिए ज़रूरी हो जाती हैं, पर इनसे कुछ हानियां भी होती हैं। चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। जानते हैं उपचयन के कारण दैनिक जीवन में जो प्रभाव पड़ते हैं उनके बारे में। सबसे पहला प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है संक्षारण का। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल या आर्द्रता आदि के संपर्क में आता है तब ये संक्षारित हो जाता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब संक्षारण के बारे में तो आप जानते ही हैं। अब बात कर लेते हैं जंग की। लोहे की वस्तुओं के संक्षारण को जंग कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि संक्षारण तो सभी धातुओं का होता है, तो फिर लोहे के संक्षारण को इतना अलग नाम क्यों दिया गया है? इसका कारण ये है कि जो लोहे का संक्षारण होता है वो बाकी धातुओं के संक्षारण से थोड़ा अलग होता है। लोहे का जब संक्षारण होता है तो उसकी एक पतली परत बन जाती है जो फिर बाद में लोहे से अलग हो जाती है। इससे होता क्या है कि नए लोहे की जो सतह होती है वो वापस ऊपर आ जाती है और इससे उसका फिर से संक्षारण हो जाता है और इस कारण धीरे धीरे लोहा खत्म होने लग जाता है। दरअसल इससे बहुत परेशानियां होती हैं। संक्षारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग और जहाज तथा विशेषकर लोहे से बनी हुई जितनी भी वस्तुएं हैं उनकी क्षति होती है। लोहे का इस्तेमाल कई जगहों पे किया जाता है, ये तो हम जानते ही हैं। लोहे का इस्तेमाल औजार बनाने के लिए किया जाता है और हमारी जो मशीनें होती हैं वो भी लोहे से बनती हैं। अब जो जंग लगता है उनके कारण हमें हर साल इन लोहे को बदलना पड़ता है और क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने के लिए बहुत सारा पैसा हर वर्ष खर्च होता है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर हम इन्हें जंग से बचा किस तरीके से सकते हैं। तो लोहे को जंग से बचाने के लिए कई सारे तरीके हैं, जिनमें से पहला है सतहों पे पाउडर की कोटिंग। अब इससे क्या होता है कि जो लोहे की सतह है वो वातावरण से अलग हो जाती है क्योंकि बीच में पाउडर की एक कोटिंग आ जाती है और इससे क्या होता है कि जंग नहीं लगता। दूसरा तरीका है धातु की सतहों पर तेल लगाना। इससे भी यही होता है, जो धातु है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और संक्षारण नहीं हो पाता। तीसरा तरीका है गैल्वेनीकरण का। लोहे या स्टील की वस्तुओं पर जस्ता यानी कि जिंक की एक सुरक्षात्मक कोटिंग चढ़ा दी जाती है। इससे भी यही होता है कि जो हमारा लोहा या स्टील है वो वातावरण के संपर्क में नहीं आता और उसमें जंग नहीं लगती। अब दूसरा प्रभाव जो उपचयन के कारण होता है वो है विकृत गंधिता। भोजन का खराब होना या फिर उसका उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, खाना कुछ समय बाद खराब हो जाता है, इसी को विकृत गंधिता कहा जाता है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद और गंध बदल जाते हैं। इसी के साथ साथ उपचयन के कारण जो भोजन के पोषक तत्व हैं उनमें भी कमी आ जाती है। तो अब ये जानना जरूरी हो जाता है कि आखिर भोजन को उपचयन से किस तरीके से बचाया जा सकता है। इसके कुछ तरीके हमें मालूम हैं, जैसा कि सबसे पहला है प्रतिऑक्सीकारक। प्रतिऑक्सीकारक तैलीय तथा वसायुक्त खाद्य सामग्रियों को उपचयन होने से रोकता है। दूसरा तरीका है वायुरोधक बर्तनों में खाद्य सामग्री को रखना। वायुरोधक होने के कारण जो ये वस्तुएं होती हैं वो खाद्य सामग्री को वातावरण से दूर रखती हैं। अब जब जो खाद्य सामग्री है
वो वातावरण में मौजूद ऑक्सीजन के संपर्क में नहीं आता तो उन खाद्य पदार्थ के जो तैलीय पदार्थ होते हैं उनका उपचयन नहीं हो पाता। हम ये जानते हैं कि उपचयन ऑक्सीजन के कारण होता है, तो अगर हम ऑक्सीजन को ही हटा दें तो भी खाद्य सामग्री को उपचयन से बचाया जा सकता है, जैसा कि चिप्स के पैकेट में किया जाता है। हम क्या करते हैं कि ऑक्सीजन को हटाकर वहां पर सिर्फ नाइट्रोजन रख देते हैं। जो खाद्य सामग्री है वो नाइट्रोजन से अभिक्रिया नहीं करती और खराब नहीं होती। तो ये अध्याय यहीं पर खत्म होता है। हम जान लेते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या जाना। हमने इस वीडियो में रेडॉक्स अभिक्रियाओं के बारे में जाना और ये जाना कि वो हमारे दैनिक जीवन को किस तरह प्रभावित। कोरोना वायरस जैसी महामारी से बचाव के लिए देश भर में लॉकडाउन है। बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए विद्यालय बंद किए गए हैं। इस परिस्थिति में आपका मोबाइल ही आपका विद्यालय बन सकता है। जी हाँ, बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने यूनिसेफ और इकोवेशन के साथ मिलकर उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय की शुरुआत की है। इस ऐप पर आप कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम को पढ़ सकते हैं। सिर्फ पढ़ ही नहीं सकते, बल्कि आपको पढ़ते समय अगर किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या फिर मन में कोई सवाल आता है तो इस ऐप पर आप अपने सवाल भी पूछ सकते हैं, जिसका जवाब उस विषय के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाएगा। तो प्ले स्टोर से अभी डाउनलोड करें उन्नयन ऐप मेरा मोबाइल मेरा विद्यालय और अपने मोबाइल से ही अपने विद्यालय का अनुभव पाएं, वो भी बिल्कुल निशुल्क। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें, क्योंकि चाहे कोई भी स्थिति हो, शिक्षा हर बच्चे का अधिकार है। बिहार शिक्षा परियोजना की एक पहल। आशा करता हूं कि आज के एपिसोड में आपको जो भी बातें बताई गई हो उसे आप समझ पाए होंगे और जरूरी बातों को अपनी कॉपी में नोट भी किया होगा। आपको एपिसोड के शुरुआत में भी बोला गया था कि आप अपने सवालों को भी नोट कीजिएगा। आप इन सभी सवालों को उन्नयन ऐप पर पोस्ट करके अपना जवाब पा सकते हैं और यदि आपके पास मोबाइल या इंटरनेट नहीं है तो आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। नंबर नोट कीजिए। पहला नंबर है 970-951-9929 और दूसरा नंबर है 9025592475। आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी नोट कर लीजिए, biharunnyan@gmail.com biharunnyan@gmail.com biharunnyan@gmail.com। तो बच्चों, मिलते हैं अगले एपिसोड में जिसमें हम कुछ और रोचक पाठ को पढ़ेंगे जो कि कक्षा 9 और कक्षा 10वीं के होंगे और आज की तरह हम कुछ कहानियां भी देखेंगे, कुछ प्रेरक कहानियां। मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय के आज के एपिसोड में इतना ही। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और पढ़ते रहें। बाय बाय बच्चों।